नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज की अपनी हिंदी कक्षा में कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का निबंध है मैं और मैं। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर लेखक का नाम है और इनका जो निबंध है उसका नाम है मैं और मैं। पहले लेखक का परिचय देखिए। श्री मिश्र जी का जन्म सन 1906 में सहारनपुर जिले के देवबंद गांव में हुआ था। राजनीतिक और सामाजिक कार्यों में इनकी गहरी रुचि रही है। स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में इन्होंने कई बार जेल की यात्रा भी की है। इनका मुख्य कार्य क्षेत्र पत्रकारिता है। इस लाइन को अंडरलाइन करना। कई बार 1 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है कि कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का मुख्य कार्य क्षेत्र क्या है, तब आपको लिखना है मुख्य कार्य क्षेत्र पत्रकारिता है। कई पत्र पत्रिकाओं में इन्होंने कई लेख लिखे हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में इन्होंने बहुत लंबे समय तक काम किया है। यूँ तो ये ज्ञानोदय पत्रिका के संपादक रहे हैं, किंतु इनकी साहित्य साधना विशेषतः नया जीवन मासिक के संपादन प्रकाशन के रूप में व्यक्त हुई है। वैसे तो ज्ञानोदय नाम की एक पत्रिका है, ठीक, उसके ये संपादक रहे हैं, किंतु साहित्य साधना मतलब साहित्य से संबंधित जो लेख इन्होंने लिखे हैं वो एक पत्रिका है नया जीवन, जो मासिक पत्रिका है, उसके संपादन प्रकाशन से शुरू हुई थी। ललित निबंधों के क्षेत्र में भी इन्होंने अनवरत योगदान दिया है। कई ललित निबंध इन्होंने लिखे हैं और अनवरत का मतलब होता है लगातार। इनके प्रमुख निबंध संग्रह हैं जिंदगी मुस्कुराई, माटी हो गई सोना, बाजे पायलिया के घुंघरू और दीप जले शंख बजे, आकाश के तारे, धरती के फूल इनका लघु कथा संग्रह है। पत्रकार होने के नाते इन्होंने कई रिपोर्टाज भी लिखे हैं। इनके रिपोर्टाज क्षण बोले कण मुस्काए शीर्षक कृति में संकलित है। तो ये इनकी रचनाओं के नाम आ गए। दूसरी चीज़ आपको जो याद रखनी है, रिपोर्टाज एक किताब है अपने 12th में, संवाद सेतु। उस संवाद सेतु में एक टॉपिक आएगा रिपोर्टाज का अलग से, कि क्या होता है रिपोर्टाज। जिस प्रकार अंग्रेजी में रिपोर्ट होती है उसी प्रकार हिंदी में रिपोर्टाज लिखे जाते हैं। क्या इसकी हिस्ट्री रही है, अलग से एक नया टॉपिक आएगा, उसमें इसको विस्तार से पढ़ेंगे। तो इन्होंने रिपोर्टाज भी लिखा है। उस रिपोर्टाज का नाम है क्षण बोले कण मुस्काए। पाठ का परिचय। प्रस्तुत निबंध प्रभाकर जी की जिए तो ऐसे जिए शीर्षक कृति से लिया गया है। इनकी एक कृति है, एक रचना है जिसका टाइटल है जिए तो ऐसे जिए। उस शीर्षक कृति में से ये निबंध लिया गया है। इसमें लेखक ने यह प्रतिपादित किया है, यह बताया है कि प्राय मनुष्य दूसरों के विषय में सोच समझकर दुखी सुखी होता रहता है। ध्यान देना, इसमें यह बताया गया है निबंध में कि आमतौर पर हम देखते हैं कि मनुष्य दूसरों के बारे में सोचकर दुखी होता है, सुखी होता है। भाई फला आदमी क्या कर रहा है यार, वो वहाँ क्यों जा रहा है, वो वहाँ से क्यों आया, उसने ऐसा क्यों कह दिया, वो ऐसा है, वो वैसा है, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। आमतौर पर हम दूसरों के बारे में तो सोचते हैं ज़्यादा और खुद के बारे में नहीं सोचते हैं। यही इस पाठ में बताया गया है। उसका प्राथमिक कर्तव्य यह है कि वह अपने विषय में सोचे, अपने कर्तव्य का पालन करे और निरंतर कर्मरत बना रहे। इस पाठ में बताया है कि व्यक्ति को दूसरों के बारे में, भाई दूसरा क्या कर रहा है, ये न सोचकर उसकी प्राइमरी ड्यूटी जो है, प्राथमिक कर्तव्य है, वो ये है कि वो अपने विषय में सोचे कि वो क्या कर रहा है, उसका क्या कर्तव्य है, और निरंतर काम करते रहना चाहिए। आमतौर पर हम देखते हैं कि अपन किसी व्यक्ति के बारे में एक धारणा बना लेते हैं
कि यार उस आदमी को तो ऐसा करना चाहिए, ये उसकी ड्यूटी है, ये उसकी ड्यूटी है, उसको ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। लेकिन क्या हमने कभी ये सोचा है क्या हमारी क्या ड्यूटी है, हमें क्या करना है? इस पार्ट में यही बताया गया है कि दूसरों के बारे में मत सोचो कि उसको क्या करना है क्या नहीं करना है, अपने बारे में सोचो कि तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना है। और साथ ही साथ काम करते रहना चाहिए। कर्तव्य करने के साथ साथ उसे अहंकार का बोझ नहीं लादना चाहिए, क्योंकि जब आदमी कोई काम करेगा, ड्यूटी निभाएगा, तो हो सकता है उसे कोई बड़ा पद मिले, अच्छा लाभ हो, लेकिन उसके साथ उसे ये ध्यान भी रखना है कि अहंकारी नहीं होना है, उसको घमंड नहीं करना है, क्योंकि अहंकार घृणा का पिता है। यदि आप आज अहंकारी हो गए तो आप आने वाले समय में लोगों से घृणा करने लग जाएंगे, लोगों से नफरत करने लग जाएंगे। और घृणा जीवन की संपूर्ण ऊंचाइयों की दुश्मन है। और यदि आप किसी इंसान से घृणा करने लग जाएंगे तो चाहे आपने कितना ही बड़ा पद प्राप्त किया हो, वो सब कुछ खत्म हो जाता है साहब, आपका पतन निश्चित है, आपकी सारी ऊंचाइयां खत्म हो जाएगी यदि आप मनुष्य से घृणा करने लग गए। अतः घृणा से बचना चाहिए। लेखक ने जो दूसरा संदेश दिया है वह यह है कि मनुष्य को जीवन के प्रति निष्ठा रखते हुए संघर्षों से घबराना नहीं चाहिए। दूसरा संदेश, पहला संदेश तो क्या दिया है? पहला संदेश तो ये दिया है कि व्यक्ति को दूसरों के बारे में नहीं सोचना चाहिए कि उसके क्या कर्तव्य हैं, स्वयं के बारे में सोचना चाहिए और काम करते रहना चाहिए, अहंकारी नहीं होना चाहिए, घृणा नहीं करनी चाहिए। पहला संदेश तो ये है। दूसरा संदेश ये है कि मनुष्य को जीवन के प्रति निष्ठा रखो। ये जो हमें मानव जीवन मिला है ये बहुत कीमती है। चाहे कितना ही बड़ा नुकसान हो जाए, कितना ही बड़ा फेलियर हो जाए, लेकिन जीवन से मुंह नहीं मोड़ना है, इस जीवन को कोई हानि नहीं पहुंचानी है। आमतौर पर आप लोग न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, टीवी न्यूज़ में देखते हैं कि बहुत से लोग आत्महत्या जैसा घृणित कदम उठा लेते हैं। क्यों उठाते हैं वो? क्योंकि उनको जीवन के प्रति निष्ठा नहीं है, वो इस जीवन को समझ नहीं पाए हैं। इसलिए व्यक्ति को जीवन के प्रति निष्ठावान होना चाहिए। प्रेम करो इस जीवन से, इस जीवन से प्रेम करो और जैसा भी जीवन है उस जीवन को एंजॉय करो, उसको जियो। उस जीवन के प्रति कोई शिकायत मत रखो और संघर्ष करो, स्ट्रगल करो, घबराओ मत संघर्षों से, क्योंकि जीवन में संघर्ष तो आएंगे भाई। संघर्षों का नाम ही जीवन है, दुखों का नाम ही जीवन है। यदि सुख ही सुख हुए तो फिर उसको हम जीवन नहीं कह सकते। इस जीवन में सुख भी है, दुख भी है, संघर्ष भी है, हंसी खुशी भी है, प्रेम भी है। ये सब कुछ मिक्स जो है, मिश्रित जो है, यही जीवन है। तो संघर्षों से घबराना नहीं चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए कभी भी। क्यों? क्योंकि निराशा कर्म की गति को रोक देती है। यदि आप निराश हो गए तो आपने काम करना छोड़ दिया, और यदि आपने काम करना छोड़ दिया तो फिर आपकी प्रगति हो ही नहीं सकती है, फिर आपको किसी चीज़ में सफलता मिलेगी नहीं, क्योंकि आपने काम करना ही छोड़ दिया। इसलिए कभी अपने मन में निराशा का भाव नहीं लाना चाहिए तथा नया और ताज़ा अनुभव नहीं करने देती है ये निराशा। जब मन में निराशा आ जाती है तो आप कुछ नया नहीं कर पाते हैं, आप कुछ फ्रेश नहीं कर पाते हैं। तो हमेशा काम करते रहना चाहिए, निराशा को अपने मन में स्थान नहीं देना चाहिए और संघर्षों से घबराना नहीं चाहिए। जीवन के प्रति निष्ठा रखनी चाहिए। प्रेम करो इस जीवन से, इस जीवन से प्रेम करो, इस जीवन का आनंद लो, लुत्फ उठाओ इस जीवन का। इस जीवन से परेशान होकर इस जीवन को ख़त्म मत करो। ये दो संदेश हैं
आप लोगों को याद रखना है। और इस पाठ में छोटे छोटे प्रसंग दिए गए हैं, 3-4 प्रसंग है, उन प्रसंगों से यही 2 बातें जो है वो सिद्ध की गई। अब आओ साहब, आपका पाठ शुरू होता है। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ और ध्यान देनी है। 2 दोस्त है, 2। एक दोस्त तो अपने घर के बाहर बैठा है और एक दोस्त रास्ते से जा रहा है। याद रखना, क्योंकि अभी थोड़ी देर में ये कहानी थोड़ी सी उलझ जाएगी तो आपको पता नहीं रहेगा कौन सा दोस्त क्या कर रहा है। पहला दोस्त तो अपने घर के बाहर बैठा है और दूसरा दोस्त रास्ते से जा रहा है। अब जो रास्ते से जा रहा है वो दोस्त इस बैठे वाले दोस्त के पास आता है सब, और आकर इन दोनों के बीच में बातचीत होती है। वही बातचीत पहला प्रसंग है अपना। ठीक है, जब देखो गुमसुम, जब देखो गुमसुम। अरे भाई, तुम्हें क्या सांप सूंघ गया है कि सुबह के सुहावने मौसम में यूं चुपचाप बैठे हो यार? तुमसे अच्छे तो देवी कुंड के कछुए हैं कि तैरते नजर तो आ रहे हैं। उठो, 2-4 किलकारियां भरो, अंगीठी के पेट में गोला डालो जिससे अपना भी पेट गरमाए। तो एक दोस्त घर के बाहर बैठा है, दूसरा दोस्त रास्ते से जा रहा था, तो उसने देखा यार ये गुमसुम कैसे बैठा है, तो उसके पास आता है और कहता है यार जब देखो गुमसुम गुमसुम, क्या तेरे को सांप सूंघ गया क्या? सांप सूंघना मुहावरा है कि कुछ भी हरकत नहीं करना। यार सारे दिन गुमसुम रहता है, कोई हरकत नहीं करता है। इस समय सुबह का मौसम है और सुबह के मौसम में तो उत्साह की कोई कमी नहीं होती, और तू चुपचाप बैठा है। तुमसे अच्छे तो देवी कुंड के कछुए हैं। देवी कुंड कोई तालाब है, कुंड है, उसमें कछुए हैं, कम से कम तैर तो रहे हैं, कुछ तो वर्क कर रहे हैं ना। तुम तो कुछ नहीं कर रहे हो। उठो, 2-4 किलकारियां भरो, मतलब प्रसन्नतापूर्वक चित्कार करो, 2-4 किलकारियां भरो और अंगीठी के पेट में गोला डालो। अंगीठी चूल्हा होता है ना, चूल्हा, उसमें जो लकड़ियां जलती है वो अंगीठी है। उसके पेट में, तो चूल्हे के पेट में गोला डालो, यानी उसमें लकड़ियां डालो। चूल्हे में लकड़ियां डालोगे तो आग जलेगी, और आग जलेगी तो रोटी सिकेगी, और रोटी सिकेगी तो पेट में कुछ पड़ेगा। कहने का मतलब है कुछ तो करो। सुबह सुबह के मौसम में ऐसे बैठ गए चुपचाप, जिससे अपना भी पेट गरमाए, अर्थात अपने पेट में भी कुछ पड़े, चूल्हे में कुछ पके। तो पहला वाला मित्र जो घर के बाहर बैठा था वो कहता, ओहो तुम कहाँ से आ टपके यार इस समय? कोई कितने ही गंभीर मूड में हो, सीरियस मूड में हो, विचारों की कितनी ही गहराइयों में उतरा रहा हो, तुम्हारी आदत है बीच में आकर कूदना और फैलाने लगना लंत रानियों के लच्छे, एक के बाद एक। ये सच है, तुम्हारी बहुत बुरी आदत है यार। अब तुम्हें क्या मतलब है? तुम्हारे रास्ते जा रहे हो, मैं अपने घर के बाहर बैठा हूँ, मैं सोचूं, मैं कुछ भी करूँ, तुम्हें क्या लेन देन है? ये नहीं सोचते हो तुम कि कोई आदमी कितना गंभीर कोई चीज़ सोच रहा होगा और बीच में आके तुम डिस्टर्ब कर देते हो। एक मुहावरा है लंतरानियों के लच्छे फैलाना, मतलब मनगढ़ंत बातें करना, ऊटपटांग बातें करना। ठीक है, तो जो रास्ते चल रहा था ना, वो वाला मित्र कहता है, लो तो हम लंतरानियों के लच्छे फैलाते हैं और तुम गंभीर मूड में रहते हो। सच्चाई ये है भाईजान कि ज़माना बहुत ख़राब है। जिस गधे को नमक दो वही कहता है कि मेरी आंख फोड़ दी। तो वो कहता है यार हद हो गई, टाइम तो बहुत ख़राब आ गया। जिस गधे को नमक दो वही कहता है मेरी आंख फोड़ दी। मुहावरा है जिसका मतलब है कि हम किसी की भलाई करेंगे तो वो कहता है कि हमारा तो नुकसान कर दिया। हम जा रहे थे अपने काम, तुम्हें दूर से देखा सुस्त, रास्ता काट कर हम इधर आ गए। देखें माजरा क्या है, मामला क्या है, और मामला यदि कुछ गड़बड़ हो तो कुछ मदद कर दें। पर तुम्हारे तेवर कुछ ऐसे बदले हुए हैं जैसे हम सुबह सुबह 4 रुपये उधार मांगने आ गए हों, और पहले इसी तरह हाथ उधार उठाए रुपए हमने अभी तक वापस न की हो। बहुत अच्छे यार,
तो जो रास्ते चल रहा था उस मित्र ने कहा, यार टाइम तो बहुत ख़राब है। मैंने तो तुम्हें दोस्त जानकर तुम्हारे पास आया। मैंने पूछा भाई कोई समस्या तो नहीं है, एक देखें चलें, गुमसुम कैसे बैठा है, लेकिन तुम्हारे तो तेवर ही बदले हुए हैं। तुम तो मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हो जैसे मैं कोई मांग तोड़ा हूँ, पैसे मांगने आया हूँ तुम्हारे पास, या पहले तुम्हारे पैसे ले लिए और नहीं चुकाए हो, इस तरह का व्यवहार कर रहा है तुम मेरे साथ। तो जो घर के बाहर बैठा था वो कहता है, ना ना यार ऐसी बात नहीं है, तुम्हारा आना सर आँखों पर तुम भी यह क्या बात कर रहे हो। पर बात यह है कि मैं इस समय बहुत गहरे चिंतन में था। और लो बताऊं तुम्हें गहरे चिंतन में क्या था, मैं अपने आप में खोया हुआ हूँ आज। कि नहीं यार नाराज मत, तो मैंने ऐसे नहीं कहा है, मैं तो क्या है कि आज थोड़ा गहरा चिंतन कर रहा था, कुछ सोच रहा था, अपने आप में खोया हुआ था। तो दूसरा वाला मित्र कहता है, वाह भाई वाह, क्या कहने। लो फिर बताऊं तुम्हें मैं भी एक बात कि आज तुमने ऐसी दूर की हाँ की है, यानी बहुत बड़ी बात की है कि अब तक के सब छौंक मात हो गए कि यार आज तो बहुत बड़ी बात की, आज तक की जितनी भी बड़ी बातें थी वो सब बेकार हो गई तेरी इस बड़ी बात के सामने। तो हाँ जी, तो आज तुम अपने आप में खोए हुए हो। मियाँ खोए हुए हो तो डोंडी पिटवाओ या पुलिस में रिपोर्ट लिखवाओ, खड़े खड़े क्या देख रहे हो बहंगे बबूल से। अच्छा कि तुम अपने आप में खोया हुआ है ना, तो भैया खोया रहे, डांडी पिटवाओ। पुराने टाइम में जब राजा महाराजाओं का राज था और राजा महाराजाओं को कोई ऑर्डर देना होता था तो अपने किसी सेवक को कहते थे कि जाओ भाई उस गांव में ये सूचना देनी है। तो वो गांव में आता था, घोड़े पर, ऊँट पर, हाथी पर बड़ा नगाड़ा रखता था और नगाड़े पर डंडे से पीटता था, भाई आओ गांव वालों इधर आओ, राजा के द्वारा ये सूचना दी गई। उसको डांडी पिटवाना बोलते थे। तो वो कहता है, अच्छा तुम गहरे चिंतन में हो तो भैया डांडी पिटवा दो, मतलब आसपास के सारे गांवों में कहलवा दे कि आज तुम बहुत गहरे चिंतन में था, या पुलिस में रिपोर्ट लिखा दे। खड़ा खड़ा क्या देख रहा है बहंगे बबूल सा, यानी बहंगा बबूल, टेढ़ा बबूल, बबूल का पेड़ होता है जिस पे कांटे कांटे होते हैं। तो ये दोनों के बीच में बात हुई सब। तो पहला वाला मित्र कहता है, तुम तो अजीब आदमी हो, मैं कह रहा हूँ संत स्वभाव गहरी बात और तुम उड़ा रहे हो गुट्टप्पे। कि मैं तो यार संत स्वभाव अच्छी बात कह रहा हूँ और तू गटप्पे उड़ा रहा है, यानी फालतू में उस चीज़ को खींचे जा रहा है। बात यह है कि पढ़ाई के लिए एक पैसा कभी मास्टर को तुमने दिया नहीं। अक्ल आए भी तो कहाँ से कि साले तेरे में अक्ल कहाँ से आएगी, तूने कभी मास्टर को 1 रुपया तो पढ़ने के लिए दिया नहीं। पढ़ाई वढ़ाई कुछ जानता नहीं है, मूर्ख है यार, मूर्खों जैसी बातें करता है। पहला वाला कह रहा है दूसरे वाले को। लो फिर मैं आज तुम्हें तुम्हारे ही जैसों की एक कहानी सुनाता हूँ, उसे सुनकर तुम समझोगे कि कैसे आदमी अपने आप में खो जाता है। कि ठीक है तू तो बावड़ा है, पागल है, ला आज तेरे को पागलों की बात सुनाता हूँ, और उस बात से ये संदेश मिलेगा कि कैसे आदमी अपने आप में खो जाता है, कैसे आदमी अपने आप में खो जाता है। अब ये कहानी सुना रहा है साहब। क्या कहानी सुनाता है कि 5 आदमी आपस में गहरे दोस्त थे। ठीक है, करने धरने को कुछ नहीं था, खाने को दोनों समय रोटी और पीने को भांग चाहिए इनको। 5 पक्के भंगेड़ी थे साहब, भांग का नशा करते थे, पिए और धुत पड़े रहते थे। एक दिन कहीं मंदिर में बैठे भांग घोट रहे थे कि उन 5 की पत्नियां इकट्ठी होकर आ गई और लगी दिल का गुबार निकालने और गालियां निकालने लगी कि शर्म नहीं आती है, काम धंधा करते नहीं हो, सारे दिन भांग के नशे में पड़े रहते हो, घर में खाने को अनाज नहीं है। पूरा गुस्सा था वो सब निकाल दिया वहीं मंदिर में। जो 5 आदमी वहाँ और थे उन्होंने भी इन स्त्रियों का ही समर्थन किया कि भाई औरतें बेचारी सही कह रही है, ये अकेली क्या करे, ये आदमी तो सारे दिन पड़े रहते हैं, काम नहीं करते हैं। बड़ी बेइज्जती हुई 5 की, और 5 ने तय किया कि यार आज तो गांव में नाक कट गई, बेइज्जती हो गई, औरतों ने सुना दिया, चलो ये गांव छोड़कर अपन तो कहीं कमाने चलते हैं, बाहर जाएंगे। परदेश में जाकर रोजगार करने का फैसला किया। 5 चल पड़े। चलते चलते आपस में सलाह की कि भाई होशियारी से चलना, कहीं रास्ते में ऐसा ना हो कि शाम हो जाए गहरी और कोई खो जाए, तो लौटकर उसकी घरवाली को क्या जवाब देंगे, वो कहेगी मेरे आदमी को कहाँ खोया है। फिर कुछ दूर गए, रात हुई, एक मंदिर में पड़कर सो गए सब। सुबह उठते ही तब पाया कि भाई पहले गिन लो 5 पूरे हैं कि नहीं है, कहीं कोई खो तो नहीं गया है। उनमें से एक ने सबको गिना, 1 2 3 4।
फिर गिना 1 2 3 4 और ज़ोर से चिल्लाया, अरे हम तो घर से 5 चले थे, रात भर में 4 हो गए, एक आदमी खो गया। दूसरे ने दोबारा सबको गिना, फिर 4। तीसरे ने गिना तो भी 4। मामला संगीन हो गया, सब सीरियस हो गया। और तब पाया कि लौटकर घर चलो, शायद 5वां आदमी कहीं रात को घर तो नहीं चला गया है। रास्ते में सब के सब रोते पीटते लौट रहे थे, अरे हमारा दोस्त खो गया, रोते चिल्लाते आ रहे थे। तो एक समझदार आदमी मिला रास्ते में, उसने उन्हें रोक कर पूछा, भाई किस मुसीबत में हो, क्यों रो रहे हो? इन्होंने बताया कि हम घर से 5 चले थे, पर रात भर में ही 4 ही हो गए। उस आदमी ने इन्हें गिना तो 5 थे। उसने कहा, भले आदमी हो, तुम घर से 5 चले थे, 5 ही हो, अब भी रो क्यों रहे हो? सब तब इन बंगेड़ियों में से एक ने, तब है सब नहीं है, तब इन बंगेड़ियों में से एक ने फिर सबको गिना, 1 2 3 4। समझदार आदमी ने कहा, रे बोंदू, अपने आप को तो गिन। अब इन लोगों की समझ में आया कि मामला यह है कि जो गिनता है अपने को भूल जाता है। वही हाल मेरा हो रहा था। मैंने घर की सोची, मैंने पड़ोसी की सोची, देश की सोची, और यूँ समझो कि दुनिया भर की बातें सोच ली, लेकिन अपनी बात भूल गया। जिस प्रकार वो 5 आदमी अपने आप को नहीं गिन रहे थे, उसी प्रकार हम भी घर की सोचते हैं, परिवार की सोचते हैं, पड़ोसियों की सोचते हैं, समाज की सोचते हैं, देश की सोचते हैं, लेकिन कभी हम अपने बारे में नहीं सोचते। ठीक है, दुनिया बात भर की बातें सोची पर अपनी बात भूल गया, और कभी यह न सोचा कि आखिर मेरे प्रति क्या कर्तव्य है, क्या अधिकार है, मेरे प्रति क्या कर्तव्य है, यानी मुझे क्या करना है। आज मैं यही सोच रहा था कि तुम आ गए। कहो फिर, बता, मैं गहरी सोच में था या नहीं था, गहरे चिंतन में था या नहीं था? तो दूसरा वाला कहता है, भाई बात तो तुम्हारी कुछ पते की सी लगती है, पर हम दुनिया की बात सोचते हैं, हम दुनिया की बात सोचते हैं पर अपनी नहीं। और सच बात बड़े कह गए हैं कि आप मरे जग परलय हो, यानी हम मरे तो दुनिया मर गई। ये भी एक कहावत है। हम नहीं तो जहान नहीं, बात मन को लगती है, पर अपने बारे में क्या सोचें यार। बात तो तुम्हारी सही है भाई, अपने बारे में सोचना चाहिए, लेकिन हम अपने बारे में सोचें क्या? नहीं। तो पहला वाला कहता है, जो घर के बाहर बैठा, नहीं सोचते तो लिखाओ पशुओं में नाम, क्योंकि जो सोचता नहीं वह पशु है, जानवर है। उसने कहा ना यार अपने बारे में क्या सोचें। तो वो कहता है, नहीं सोचता है ना, तो आज से राशन कार्ड से तो नाम हटवा दे और पशुओं में नाम लिखवा ले। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति अपने बारे में नहीं सोचता है उसमें पशु में कोई अंतर नहीं होता है। तो दूसरा वाला कहता, तो हम पशु हैं आपकी राय में? अच्छा, वाह भाई वाह, आप हमें पशु बता रहे हो। पर भाई ये तो बता कि तुम्हें हमारी पूंछ और सींग किधर दिखाई दे रहे हैं? यदि हम पशु हैं तो हमारी पूंछ और सींग कहाँ, बता। तो पहला वाला कहता है, पूंछ और सींग, पशु बनने के लिए पूंछ और सींग की ज़रूरत नहीं पड़ती। बात यह है कि पशुता और मनुष्यता 2 भाव है। इस लाइन को अंडरलाइन कर लेना। पशुता और मनुष्यता 2 भाव है। जो पहले सोचे और फिर काम करे वह तो मनुष्य है, और जो सोचे कुछ नहीं, बस जिधर हवा ले जाए चला जाए, यानी जो सोचता कुछ नहीं है और जिधर हवा ले जाए उधर ही चला जाए, मतलब फिर काम करता है, वह अब आई तुम्हारी वह पशु है। अब आई ना तुम्हारी बात, मेरी बात तुम्हारे समझ में। तो पशु होने के लिए सींग और पूंछ की ज़रूरत नहीं है। आदमी में 2 भाव होते हैं, मनुष्य में, पशुता और मानवता। जो आदमी पहले सोचता है और फिर कोई काम करता है वो तो है मनुष्य, और जो आदमी सोचता कुछ नहीं है और काम पर काम किए चले जाता है वो है पशु। तो सोचना ज़रूरी है। जी हाँ, सोचना ज़रूरी है और अपने बारे में सोचना ज़रूरी है। मैं यही ज़रूरी कार्य आज कर रहा था और इतने में तुम आ गए और मुझे डिस्टर्ब कर दिया। तो स्टूडेंट्स, ये था पहला प्रसंग जिसमें क्या शिक्षा दी गई है कि हमेशा अपने बारे, ये 5 आदमी क्या कर रहे थे? दूसरे को गिन रहे थे, 1 2 3 4, अपने आप को नहीं गिन रहे थे। आज यही हालत अपनी है।
हम पड़ोसी के सोचते हैं, अरे ये आदमी देख रोजाना ही कहाँ जाता है और कहाँ आता है, अरे यार ये आदमी देख ये क्या पहनता है, अरे यार ये देख वहाँ खड़ा रहकर ये खाता है। दूसरों के बारे में तुरंत अपन टिप्पणी कर देते हैं, लेकिन अपन क्या कर रहे हैं, खुद क्या कर रहे हैं, वो हम कभी नहीं जानते हैं और न जानने का प्रयास करते हैं। इस पार्ट में यही शिक्षा दी गई है कि आपका आपके प्रति क्या कर्तव्य है, मेरा मेरे प्रति क्या कर्तव्य और अधिकार है, मैं उनके बारे में ज़्यादा सोचूं। दूसरा इसका जो प्रसंग है वो महाकवि शेख सादी का है, जो अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।